सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सब पूर्णतः सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। बेटा, आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का पाठ 2 वर्ण विचार। इस टॉपिक पर आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये पाठ आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जीवन में हमेशा काम आने वाला है ना? तो आज का विषय शुरू करने से पहले हम एक बार एक नज़र पिछले पाठ पर डाल लेते हैं। हमारा पिछला पाठ क्या था? भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा भाषा क्या होती है? भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है ना? जो हमारे विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को हम तक पहुंचाती है, उसे भाषा कहते हैं। लिपि किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, जो ढंग होता है, वो क्या कहलाता है? वो लिपि कहलाता है। व्याकरण व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध उपयोग करना सीखते हैं, है ना? अगर भाषा का शुद्ध रूप नहीं होगा तो हमारा वाक्य जो है वो शुद्ध नहीं बनेगा। तो इसलिए व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। व्याकरण के भेद थे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक विचार। तो आज हम वर्ण विचार इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है। जैसे क, म, च आदि, है ना? वो छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है ना? वर्ण ही भाषा का आधार है। यदि वर्ण नहीं होते तो हम कैसे भाषा को लिख पाते? सोचो। तो भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए वर्णों का होना अत्यंत आवश्यक है। अब हमारे मुंह से जो छोटी ध्वनि निकलती है उसको एक रूप दिया गया कि किस वर्ण को कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमने उसके लिए एक रूप बना लिया कि छोटा ऐसे लिखेंगे, माँ ऐसे बनेगा, चा ऐसे बनेगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से वर्ण बने। हर भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है। वर्णों की संख्या कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं और हिंदी में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, ठीक है? तो वर्णों की वजह से ही भाषा बनी। अगर वर्ण नहीं होते तो भाषा का लिखित रूप नहीं बन सकता था। और वर्ण नहीं होते तो हम बोलते क्या? वर्ण जो हम बोले वही तो भाषा बनी, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये 52 वर्ण इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्या है? स्वर। स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसमें या तो स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और अगर उनके अंदर स्वर नहीं होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे? हलंत लगा के लिखेंगे, वो आधा माना जाएगा, ठीक है? जैसे आपको शुरू में दिखाया था, ये देखिए, क, म, च, इनके अंदर स्वर नहीं है। जब इनके अंदर स्वर हो जाएंगे तो ये का, मा, चा ऐसे बोले जाएंगे, ठीक है? तो ये हलंत लगे हुए शब्द जो वर्ण है ये कैसे माने जाते हैं? आधे माने जाते हैं। ये तो स्वर हम लोगों ने पढ़े, 11 स्वर होते हैं, ठीक है? अब है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो का से लेके माँ तक ये सब व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? आप बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, ङ। मेरे साथ साथ बोलिए। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब आप देखिए, आपकी जीभ कभी तो तालू से टकराई, है ना? कभी दांतों से टकराई, कभी होठों से टकराई। तो इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, कभी तालू से, कभी मूर्धा से, कभी दंत से, होठों से।
तो इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श माने छूना, है ना। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारा जो जीभ है वो कहीं ना कहीं स्पर्श हो रही है, तो इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया। इनकी संख्या है 25। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, वा, ये 4 अंतःस्थ व्यंजन है। बोल के देखिए, या, रा, ला, वा। अब पूरी तरीके से स्पर्श नहीं कर रही है कहीं पे भी, है ना। अंदर से भी आवाज़ आ रही है और थोड़ी मुंह से आ रही है, थोड़ी कंठ से आ रही है, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह। बोलिए, आगे अपने मुंह के आगे हाथ रखिए और बोलिए श, श, स, ह। जिन व्यंजनों को बोलने में गर्म हवा मुंह से निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनको बोलते समय गर्म हवा मुंह से निकलती है। अपनी हथेली को मुंह के आगे रख कर बोलिए श, श, सा, ह, तो आपको खुद महसूस होगा, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। संयुक्त व्यंजन, छा से क्षत्रिय, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी, शा से शमिक, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं, केजी क्लास से इनको याद कर लेते हैं, है ना। तो 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये हैं आधा का जमा शा से क्या बना, कक्षा वाला शा। ठीक है, आधा ता जमा रा बराबर त्रा, त्रा से त्रिशूल हमने याद कराए है ना। अब हम इसको ज्ञा से ज्ञानी बोलते हैं। हमने बचपन से क्या सीखा, ज्ञा से ज्ञानी, पर इसका उच्चारण क्या है, ज्या। ज्या इसका उदाहरण है, ज्या। इसका उच्चारण आधा जा प्लस या, तो ज्या बोलेंगे इसको। श्रमिक में क्या होता है, शा, शलजम वाला बोल लीजिए चाहे शादी वाला बोल लीजिए, तो आधा शा जमा रा, ये बना श्रा। तो संयुक्त व्यंजन 1.5 वर्ण से बना है। देखिए, आप देख रहे हैं, पहला जो व्यंजन है वो तो आधा है और बाद वाला जो व्यंजन है वो पूरा है। तो ये संयुक्त व्यंजन काहे से बने, 1.5 व्यंजन से बने हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अयोगवाह, जो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ, ये क्या थे, 11 स्वर थे। अब बचपन में हमने अंग और अंगा को भी स्वरों में उसमें ही पढ़ा था, स्वरों में ही पढ़ा था, है ना। लेकिन अब जो है तो ये स्वर ही, लेकिन अंग और अंगा को, अंग को तो अनुस्वार का नाम दिया गया और अंगा को विसर्ग का नाम दिया गया, क्योंकि अंगाहा, हा इसकी आवाज़ आती है तो किसका उच्चारण लगता है, हा। और जब अंग को बोलते हैं गंगा, कंघा, तो इसमें अंग की आवाज़ आती है। इसके अलावा जब हम अनुस्वार शब्द बोलते हैं तो इसके अंतर्गत आधा ना और आधा माँ की आवाज़ भी आती है। जैसे बंदर, तो बंदर में लगी तो बिंदी है अंग की, है ना, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, ना की। ठीक है, चंपा, तो चा पे बिंदी लगा के पा आ चंपा बन सकता है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है, आधे माँ की। तो ये भी अयोगवाह के अंतर्गत ही आते हैं। जिन शब्दों पे बिंदी लगेगी वो कौन से शब्द कहलाएंगे, अनुस्वार वाले। और अतः, प्रातः, तो विसर्ग की आवाज़ कैसे आती है, हा जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक जो होता है इसकी आवाज़ नाक और मुंह दोनों से आती है। इसका पहचान क्या है, चंद्र बिंदु। इसका चिन्ह क्या है, अनुनासिक का चंद्र चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु। बोल के देखिए, चांद, आँख। तो इस अनुनासिक की आवाज़ नाक से और मुंह से दोनों से आ रही है, जबकि अनुस्वार की आवाज़ केवल नाक से आ रही है। चंपा, कंघा, गंगा, है ना। अनुस्वार की आवाज़ केवल नाक से आती है और अनुनासिक की आवाज़ नाक और मुंह दोनों से आती है। चांद, आँख। ठीक है, आप बोल के खुद समझ सकते हैं। अतिरिक्त व्यंजन, ये 2 अतिरिक्त व्यंजन है। जैसे सड़क, सड़क में ये वाला ड़ा आता है। पढ़ाई, पढ़ाई में ये वाला ड़ा आता है। तो ये 2 व्यंजन है, ये अतिरिक्त हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 52 वर्ण हिंदी भाषा में, हिंदी की वर्णमाला में माने गए हैं। ये देखिए, पूरी वर्णमाला इस प्रकार है।
अब हमने वर्णमाला तो पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए वर्ण, वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर कहाँ से कहाँ तक है? अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अंग, नहीं सॉरी, बस ओ औ तक, ठीक है। अब स्वरों के भी दो भेद हो गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलने में किसी भी वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है उनको स्वर कहते हैं। स्वर के भी दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटे, अ ई उ और ऋ, ठीक है। ह्रस्व स्वर अ ई उ तथा ऋ, ये चार ह्रस्व स्वर हैं। इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और ऋ वर्णमाला में स्वर तो है लेकिन इसका उच्चारण कैसे होता है? व्यंजन की तरह, री की तरह, ठीक है। दीर्घ दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वो कौन से स्वर होते हैं? वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो स्वर ह्रस्व स्वर की अपेक्षा लगभग दुगने समय में बोले जाते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है और इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ठीक है। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन 11 लावा और 4 होते हैं ये। ऊष्म व्यंजन श श स ह, इनकी संख्या भी 4 होती है। इनके बारे में मैंने आपको अभी पहले बताया भी था, ठीक है। अब ये जितने भी व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इस विषय पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये चार्ट तैयार किया गया उच्चारण की तालिका का, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बच्चों, आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को आप अच्छी तरीके से याद करिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, है ना। और वर्णमाला में 52 जो वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्ण की डेफिनीशन क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो ये सब बातें आपको याद करना है। धन्यवाद बच्चों।